सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और पाकिस्तान में पाकिस्तानी चावल की इस वक्त एक्सपोर्ट में बड़ा इजाफा हुआ है। 30% का इस वक्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बड़ी हौसला अफजा बात है। जबकि हमने देखा कि गुज़िश्ता 1-2 साल में जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके बावजूद ये पूरी सूरत हाल बड़ी हौसला अफजा है। और इसी की मुनासबत से आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है चेला राम केवलानी साहब को, जो कि चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। और ज़रा इनसे हम बात करेंगे कि ये हमारी मार्केट मज़ीद कितना ऊपर जा सकती है। बहुत सारे चैलेंजेस हमारी मईशत को दरपेश थे, उसके बावजूद ख़ास तौर पर जो चावल की पैदावार है वो बड़ी अच्छी हुई। और इस एक्सपोर्ट से हमारी मुल्क की इकॉनमी को कितना फ़ायदा हो सकता है और मज़ीद अभी कितनी कैपेसिटी है, इस एक्सपोर्ट को हम कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स और हुकूमत की क्या क्या सपोर्ट इनको दरकार होगी, इसी पर गुफ्तगू करने। बहुत शुक्रिया सर चेला राम साहब, आप स्टूडियोज़ आए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हमारी इकॉनमी के इस वक्त चैलेंजेस हैं, इसके बावजूद हम देख रहे हैं चावल की पैदावार बड़ी ज़बरदस्त है। इंटरनेशनली आपको कंपटीशन भी आपका बड़ा सख्त है इंडियन राइस से, और अभी उस पर पाबंदी का पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हुआ है। ओवरऑल इस वक्त कितना ज़बरदस्त काम कर रही है सनत? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो क्रॉप की साइज़ है वो माशाल्लाह बहुत बड़ी हुई है। जो लास्ट ईयर के मुस्बत में कहूँगा कि लास्ट ईयर फ्लड की वजह से हमारा क्रॉप जो था 40% शार्ट था, और इस मतलब जो हमारा क्रॉप है वो 30% प्लस है। जो हम टारगेट इस साल, जो ऐसा टारगेट है जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पहली मरतबा ये साल होगा जो हम इसको हिट करेंगे टारगेट को, 5 मिलियन टन हम राइस एक्सपोर्ट करेंगे इस साल। लास्ट ईयर जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो हमारी 3.1 मिलियन टन की एक्सपोर्ट थी, और जो हमारी फॉरेन करेंसी जो डॉलर की सूरत में हमने 2.2 बिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। तो इस साल हमारा क्रॉपी साइज़ है, तो आई होप कि हम 3 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक ख्वाब था राइस सेक्टर के हवाले से, वो इस साल हमारा 3 बिलियन डॉलर का ख्वाब पूरा होगा। अच्छा, और ये जब 3 बिलियन डॉलर आप बात करते हैं तो इसका मतलब जो पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है उसमें 10% से भी ज़्यादा आप लोगों का हिस्सा होगा फिर? जी ऑफकोर्स, बिल्कुल 10% से ज़्यादा होगा। और दूसरी बात जो आपने की कि राइस की मार्केट के हवाले से कि क्या देख रहे हैं, देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से इसकी प्राइसेस चलती है डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से। इस साल आपको पता है कि इंडिया ने राइस बैन किया हुआ है पूरी दुनिया की तरफ। जो लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस है, मोस्टली 2 किस्म की राइस की वैरायटी होती है, एक बासमती सेक्टर है, एक लॉन्ग ग्रेन राइस है। तो इंडिया ने बासमती सेक्टर को बंद नहीं किया है, सिर्फ वाइट राइस को बंद किया है, लॉन्ग ग्रेन को। जो अफ्रीका ममालिक हैं या हमारे मलेशिया है, फार ईस्ट सेक्टर है, जो वो लोग खाते हैं, तो उसको उससे बैन करने की वजह से सारी जो डिमांड एंड सप्लाई वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। अच्छा, तो इसी हवाले से जो प्राइजेस हैं वो प्राइजेस भी इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गई हैं ड्यू टू इंडिया की बैन होने की वजह से। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से। जो हमारे इस मुल्क को ज़रूरत है डॉलर की, तो आई होप कि इस साल जो हमारी चावल की एक्सपोर्ट की वजह से मजीद हमारा डॉलर में यहाँ पर इजाफा होगा। और ये 3 अरब डॉलर का जो आपका ख्वाब था ये पूरा होने के करीब है। इसके बाद अभी हमारी मार्केट में कैपेसिटी मजीद कितनी है? हमारी जो चावल की पैदावार है वो इतनी है कि जो मुल्क की खपत है वो भी पूरी हो सके और फिर ये 5-6 अरब डॉलर तक आप लोग ले जा सके? देखें, हम जो चावल खाते हैं वो बासमती खाते हैं। पाकिस्तानी अगर 24 करोड़ की आवाम है तो हम बासमती राइस खाते हैं, और बासमती जो राइस है वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, जो जो हमारे पास जो क्रॉप की साइज़ है वो अराउंड कोई हमारे पास 9.5 मिलियन टन की क्रॉप है। 95 लाख टन राइस पाकिस्तान में होता है, जो कि 50% हमारा बासमती है। अराउंड 4.78 टन हमारा जो मिलियन टन है वो बासमती होता है। पाकिस्तानी अवाम की जो कंजम्पशन है वो 3.5 मिलियन टन की कंजम्पशन है, जो बासमती सेक्टर वो हम खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सरप्लस में इससे से भी हम बासमती भी और भी मज़ीद एक्सपोर्ट करेंगे ये साल में। तो सर 95 मिलियन टन जब चावल पैदा हो रहा है तो ये हम जो लोकली इस वक्त कीमतों का इसमें एक बढ़ाव देख रहे हैं, ये कीमत बढ़ते बढ़ते बास चावल आपको कोई 500 रुपये किलो भी मार्केट में मिल रहा है, तो ये इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ने की वजह क्या है फिर? देखिए, वो मैंने पहले ही बात की कि ये डिमांड एंड सप्लाई पे इंटरनेशनल मार्केट इसी प्राइजेस खुलती हैं, यहाँ पर लोकल नहीं खुलती हैं। तो अगर इंडिया ने बैन किया राइस तो उसकी वजह से दुनिया भर से डिमांड पाकिस्तान में आई, तो जब इंटरनेशनल में किसी चीज़ की डिमांड है तो डेफिनेट वो चीज़ लोकल में भी बढ़ेगी। और दूसरी बात यह कि हमारी जो स्टेबल फूड है वो व्हीट है, और व्हीट है। हम लोग पाकिस्तानी राइस खाते हैं, तो अगर समझे कि दूसरे या तीसरे दिन पे कोई एक टाइम पे हम राइस खाएंगे, हमारी तो स्टेबल व्हीट है। और फिर भी हमारे पास जो बासमती है उसकी इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं बनस्बत के। जो हमारी लॉन्ग ग्रेन की प्राइसेस बढ़ी हैं उसके नस्बत बासमती की इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं। अच्छा, और ये प्राइसेस को ये तय कौन, ये क्या मैकेनिज्म होता है, ये तय कौन करता है? ये लोकली इसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर ये पिछले 1-1.5 साल में हम देखें कि प्राइस अगर हाई हुए है तो ये इसकी जिम्मेदारी फिर, क्योंकि एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि ये कीमत बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उसको तो ये वो जा रहा है मार्केट में, उसको 2 गुना कीमत देनी पड़ रही है पिछले 2-3 साल के मुकाबले में। इसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे कमेटी बनी हुई है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड अथॉरिटी के लोग, हमारे राइस एक्सपोर्टर के वो कमेटी एक है, वो हर साल हम कीमत जो है वो तय करते हैं कि वो हर दूसरे महीने में हम बैठ जाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइजेज चल रही हैं, लोकल में क्या प्राइजेज चल रही हैं,
कितनी लोकल में कंजम्पशन है, कितनी हमारी राइस एक्सपोर्ट हुई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम प्राइस तय करते हैं कि हर आइटम की, कि बासमती की ये प्राइस तय होनी चाहिए, ब्रोकन की ये प्राइस तय होनी चाहिए, इस आइटम की ये प्राइस तय होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कमेटी बनी हुई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको बिल्कुल लुक आफ्टर करती है प्राइजेस पे। और इंटरनेशनली पाकिस्तानी जो चावल है उसकी बड़ी मार्केट्स कौन सी हैं? वो यूरोपीय ममालिक में आप लोग ज़्यादा चावल भेजते हैं, अमेरिका या दीगर कौन से बड़े आज़मों में ये चावल ज़्यादा जाता है पाकिस्तान का? देखिए, मैंने पहले बताया कि 2 वैरायटीज़ हमारे पास होती हैं। अगर आप बासमती सेक्टर को लेंगे तो बासमती सेक्टर हमारा पूरा ये समझें कि गल्फ़ सेक्टर जितना है, सऊदी अरब हो गया, बहरीन हो गया, मस्कत हो गया और कतर हो गया, इसके अलावा यूरोप की कंट्रीज़ वो हमसे ब्राउन राइस परचेज़ करते हैं, क्योंकि यूरोप में वाइट राइस पे ड्यूटी है, तो वो ब्राउन परचेज़ करके फिर इसको वाइट करके वहाँ पर बेचते हैं। इसके अलावा कनाडा और अमेरिका, आप समझे कि पाकिस्तानी बासमती का एक नाम बन गया है दुनिया वाइड में, और माशाल्लाह बड़ा खुशबूदार चावल है हमारी पाकिस्तान की ज़मीन पे जो उगता है। तो पहले जो ज़माना होता था, किसी ज़माने में आप सुनते होंगे कि ये राइस दुबई जाता है और वहाँ से बैगें चेंज हो गए, दूसरे ममालिक की बैग में बिकता है, मगर अभी वो दौर चला गया। अब वो हमारे बैग में चेंज करके बेचते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन करके, क्योंकि पाकिस्तान ने माशाल्लाह मेरे एक्सपोर्टरों ने बड़ी मेहनत की है, अच्छी टेक्नोलॉजी और मशीन साइज लगाई है, और पैकिंग की माशाल्लाह अच्छे। आप देखेंगे अभी सुपर स्टोर पे जाएं, आपको पाकिस्तानी बासमती अच्छे अच्छे ब्रांड के नाम पे मिलेंगे। मुख्तलिफ सारे ब्रांड है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं बल्कि पूरी दुनिया के हर किसी कोने में जाएं कि आपको पाकिस्तानी बासमती अपने ब्रांड में ओरिजिन आप पाकिस्तान के नाम मिलेगा। और ये जितने भी मार्केट्स अभी आपने कैप्चर की, जिन तमाम ममालिक के आपने नाम बताए, ये यहाँ पर इंडिया एज कॉम्पिटिटर माजी में मौजूद था, ये वहाँ से आपने इसको पिक किया है या फिर इन मार्केट्स में भी इंडिया ने अपने आप को बैन किया हुआ है? नहीं, इंडिया तो देखें हमेशा हमारा कंपटीटर रहा ही रहा है, वो तो कभी पीछे नहीं हटता। क्योंकि राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शायद इंडिया ही है इस वक्त पूरी हमारे पास बासमती में सिर्फ इंडिया ही है, बाकी जो लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस में उसमें हमारे पास थाईलैंड भी है, वियतनाम भी है, बर्मा भी है, मगर मेन इंडिया के पास, क्योंकि ज़मीन बड़ी है तो क्रॉप साइज़ वहाँ पर बड़ी होती है। बासमती में हमारा सिर्फ इंडिया के पास है, मगर हमने इंडिया को क्वालिटी वाइज बीट किया है। आज अगर पाकिस्तानी बासमती की और इंडिया की प्राइस देखेंगे तो हम $100 इंडिया से ज़्यादा पूरी दुनिया में बासमती बेच रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन करके पाकिस्तानी क्वालिटी वाइज। और दूसरी बात, जो हमारी लॉन्ग ग्रेन की आपकी बात की, उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हमारी अफ्रीका सेक्टर है। अफ्रीका सेक्टर हो गया, इस टाइम हमको इंडोनेशिया जो है वहाँ से गवर्नमेंट से आर्डर मिले हैं, 3 लाख टन का इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने हमको आर्डर दिया है। मलेशिया की गवर्नमेंट है, उसने पाकिस्तान को 2 लाख टन का आर्डर दिया है। मतलब कि इस फार ईस्ट जितना भी है, फिलिपाइन है, अब मजीद जनवरी में फिलिपाइन और मजीद हमसे राइस लेगा। अच्छा, और ये जो आपने क्वालिटी की बात की अभी कि पाकिस्तानी चावल की क्वालिटी इंडिया के मुकाबले में अच्छी, अब ये क्वालिटी का मैयार जांचने के लिए क्या पैमाना होता है? इंडियन चावल और पाकिस्तानी चावल को अगर सामने रखा जाए किसी इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो कैसे फ़र्क करेंगे कि ये पाकिस्तानी चावल ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का और इंडियन चावल की क्वालिटी इस वक्त बहुत लो है? देखिए, वो तो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी मशीनें लगी हुई हैं जिससे हम राइस प्रोसेस करके बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनपेशन कंपनियाँ हैं, एजीएस है, इंटरटेक है, ब्यूरो वेटास है, वो इंटरनेशनल कंपनी है, वो बाकायदा इस क्वालिटी को चेक करती हैं। उसके बाद बीपी भी बना हुआ है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, हर गवर्नमेंट की उसकी नज़र होती है। और दूसरी बात है कि आप उसको खाएंगे टेस्ट वाइज, जब आपको वो चीज़ पसंद आएगी तो आप सेकंड टाइम वही चीज़ लेंगे। तो असल चीज़ है खाने के ऊपर, जो कस्टमर है जो वो खाता है उसकी अरोमा आती है, टेस्ट और कुकिंग आती है, तभी दोबारा डिमांड करता है। तो उससे हमारे से ये कुदरत की एक नेमत है। सही। और चला साहब, ये अभी इंडियन चावल जो बैन है, ये इस पर ये बैन कब तक है? जब ये बैन ख़त्म होगा तो फिर पाकिस्तानी चावल की मार्केट क्या डिस्टर्ब हो सकती है, नीचे आ सकती है? अभी तो ज़ाहिर आपको खुला एक मैदान मिला हुआ है, जब इंडिया वापस आएगा मैदान में तो फिर आपकी मार्केट डाउन होगी या फिर वो कॉम्पिटिटर के तौर पे आप करते रहेंगे सर्वाइव? नहीं, देखिए, वो तो एक तलवार लटकी हुई है कि अगर जब भी इंडिया ने अगर ओपन कर दिया तो डेफिनेट हमारी जो लॉन्ग ग्रेन राइस है वाइट की, उसकी प्राइस बिल्कुल नीचे आनी है। अच्छा। जब भी इंडिया ने अगर ओपन किया, अभी मेरे को नहीं लगता कि इंडिया इतना जल्दी ओपन करेगा, वहाँ पर भी कुछ इलेक्शन के भी हैं, और इनकी पॉलिसी जो होती है वो हमेशा रिजर्व स्टॉक भी रखते हैं। 2-2 साल के लिए वो रिजर्व स्टॉक भी उनको रखते हैं। और हमारे पास अभी सीज़न आई हुई है, इस टाइम पे हमारा ग्रोवर भी बड़ा खुश है, जो मिलर है वो भी खुश है, एक्सपोर्टर भी खुश है। तो तीनों सेक्टर हमारे राइस इंडस्ट्री के ग्रोवर से लेके एक्सपोर्टर खुश है। और मजीद अगर ये हमारा 1 महीना अगर रहा तो इससे 1 महीने में हमारी अच्छी खासी एक्सपोर्ट हो जाएगी, दिसंबर और जनवरी तक। अच्छा, कोई सनत या कोई एसोसिएशन गवर्नमेंट से या ओवरऑल उसमें एक खुशी की लहर इन हालात में हो, ये बड़ा एक हौसला अफजा बात है। तो ये इसके पीछे बुनियाद क्या है? हुकूमत की सपोर्ट है? पिछले 1 साल में हमने देखा कि जिस तरह से आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब आए और उन्होंने इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया, SIFC बनाई, ओवरऑल पाकिस्तानी इकॉनमी बड़े पॉजिटिव एक मोड में जा रही है। तो गवर्नमेंट की और जो तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी सपोर्ट है आपकी एसोसिएशन को, तमाम एक्सपोर्टर्स को? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की सपोर्ट रही है और माशाल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अच्छी सपोर्ट की है। माशाल्लाह कराची में भी आए, उन लोगों ने हमसे मुलाकात की
और लाहौर में आए तभी मुलाकात की, हर मसाइल उसने हमारे सुने भी है और डॉलर के ऊपर बड़ा उसने कंट्रोल किया। हर बिज़नेस मतलब कि जो भी हमारी मुश्किल थी तो चीफ साहब से माशाल्लाह हम बड़े हैप्पी भी हैं, उसने मतलब अच्छे हमारे लिए एसोसिएशन के लिए इकदाम भी उठाए हैं। और दूसरी बात यह है कि इस एसोसिएशन को जो है हमारी जो एसोसिएशन है वो एक मजबूत इदारा भी है। और ना सिर्फ मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट है, मगर मेरे जितने एक्सपोर्टर हैं ना वो अपने खुद जेब से पैसे निकाल के भी इस इकानमी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो सर ये एक एक्सपोर्टर के लिए तो एक्सचेंज रेट बड़ा मैटर करता है और आमतौर पर हम जित एक्सपोर्टर से जब बात करते हैं तो अगर डॉलर ऊपर जा रहा होता है तो वो उनके लिए तो फ़ायदे की बात होती है। ये एक्सचेंज रेट अगर कंट्रोल रहता है और अगर नीचे आता है तो आपकी एक्सपोर्ट को फिर नुकसान नहीं पहुँचता, आने वाले डॉलर्स में कमी नहीं हो जाती? नहीं, देखें ये तो एक मतलब कि अगर जो वो लोग सट्टे में सट्टा करते हैं उनके लिए फ़ायदा और नुकसान की बात होती है। हमारे एक्सपोर्टर जितने भी हैं, अगर आज हम किसी से बाहर मुल्क से किसी भी अगर कस्टमर से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी स्टेट बैंक का रेट होता है तो हम तो अब प्रीमियम लेते हैं 1 मंथ का, लेके हम अपना डॉलर बुक कर लेते हैं। चाहे डॉलर ऊपर जाए चाहे डॉलर नीचे जाए, हम एक्सपोर्टर को नुकसान नहीं है। अगर कोई एक्सपोर्टर वो गेम खेलता है कि कल 2 महीने के बाद डॉलर कहाँ जाएगा, मैं लेके राइस स्टॉक करूँ, वो उसका नसीब है। वैसे हमारे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आज ही डॉलर बुक कर सकते हैं। हमने आज कॉन्ट्रैक्ट किया, आज ही हमने डॉलर बुक कर लिया, तो हमको तो वो लॉस प्रॉफिट का तो कोई गेम ही नहीं है इस चीज़ में। एक्सपोर्टरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनस्पत इंपोर्टर्स को का भी डॉलर के वाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और चलो साहब, ये जो राइस आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसमें कितनी क्वालिटी के राइस हैं? ये कोई ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी भी है, सिर्फ एक ही क्वालिटी का कोई हाई क्वालिटी का राइस एक्सपोर्ट किया जाए? क्योंकि हम अपनी लोकल मार्केट में देखते हैं तो हमें तो अनगिनत क्वालिटीज़ नज़र आ रही होती हैं। वो आप अगर लोकल कीमत पे जाएँ तो कोई 120, 130 से लेके आपको 500, 550 रुपये तक का 1 किलो चावल मिल रहा होता है। तो यही इंटरनेशनली भी यही आप लोग इसी तरह भेजते हैं? नहीं, राइस की भाईजान बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। बासमती सेक्टर जैसे पाकिस्तान में 11-21 की सबसे अच्छी वैरायटी होती है जो हम लोग सऊदी अरब चढ़ाते हैं और कनाडा बेचते हैं, अमेरिका बेचते हैं। और उसके बाद सुपर बासमती जो हमारी पाकिस्तान की एक अरोमा राइस है जो खुशबूदार है, वो भी पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये एक वाइट राइस होती है, एक पारबॉइल। पहले क्या होता था, किसी दौर में हम जो बासमती राइस है वो लेके 6-6 महीने स्टोर करते थे। अच्छा। ताकि जितना राइस अगर ओल्ड होता है तो उसकी कुकिंग अच्छी आती है। और दूसरे इसको पकाने के भी तरीके होते हैं। अगर राइस को आप अगर 45 मिनट्स और 30 मिनट्स आप पहले पानी में उसको डुबो दें, उसके बाद आप 8 से 10 मिनट किसी आंच पे पकाए तो उसकी टेस्ट कुकिंग कुछ अच्छी आएगी। तो वाइट राइस और पारबॉइल राइस 2 किस्म की वैरायटी होती हैं बासमती में, और यही वैरायटीज़ हमारी फिर लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस में होती है। एक वाइट होता है, किसी कंट्री में आप देखेंगे अफ्रीका में पारबॉइल पसंद किया जाता है, जिसको हम यहाँ पर जोशी या सेला कहते हैं, जो क्रीम कलर का होता है, वो अफ्रीका ममालिक में पसंद किया जाता है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम स्टीम राइस बना रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में ये पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी वो टेक्नोलॉजी आई। अभी हमको कोई स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे हमारा नया क्रॉप आता है तो हम उसको बॉयलर से स्टीम से गुजार के उसकी माशाल्लाह कुकिंग बड़ी अच्छी आती है और वो दुनिया भर में वो राइस पसंद किया जाता है। चाहे सर एक्सपोर्ट्स बढ़ती रहे, ये तो ज़ाहिर है हर मुल्क का एक टारगेट होता है, आपकी एसोसिएशन भी चाहती है। लेकिन लोकली अगर कीमतों को इस्तेहकाम में रखना है, मुस्तहकम रखनी है कीमतें, उसको अगर अंडर कंट्रोल करना है तो उसके लिए कोई मैकेनिज़्म बना हुआ है पाकिस्तान में कि ये चावल की कीमत इतनी आगे ना जाए, वो इन्फ्लेशन में अपना वो रोल प्ले ना करे जिस तरह हम अभी इस सब रिसेंटली देख रहे हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का हमेशा नज़रदानी इस पर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको लुक आफ्टर करती है कि इतनी प्राइजेज़ में ही जाए ताकि वो हमारी आवाम जो है वो कोई मजबूर नहीं हो जाए। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र हम रखते हैं। पर असल में क्या है कि मैंने पहले ही कहा कि हमारी वीट जो है ना वो स्टेबल फूड, हम वीट खाते हैं, राइस नहीं है। राइस तो एक मतलब कि एक शौकिया एक हमारी फूड है जो राइस खाते हैं और उसको मद्देनज़र रखते हैं हम प्राइसेस को। मतलब कि जो फिर देखें बासमती का जो ब्रोकन जो होता है, टोटा होता है, मोस्टली आप देखें वो सेहत के लिए भी अच्छा है, वो भी लोग खाते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा है, वो लोग खाते हैं। इस हवाले से मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो कीमतों पे हमेशा नज़रदानी रखती है। सही। और ये आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सब गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स जो आप गवर्नमेंट को तजवीज़ करें या गवर्नमेंट आपके साथ बैठे और कुछ तय करें कि ये हम 3 अरब डॉलर की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसको हम 6, 9, 10 अरब डॉलर पर कैसे ले जा सकते हैं? जिस तरह अभी रिसेंटली हमने एक IT मिनिस्टर का बयान सुना, उनकी भी इस वक्त एक्सपोर्ट कोई 3 अरब डॉलर के अंडर में, लेकिन उनका टारगेट है कि अगले 6 माह से 1 साल में वो 10 अरब डॉलर तक जाएँ। तो क्या यहाँ तक की कैपेसिटी है हमारे इस चावल की एक्सपोर्ट में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कैपेसिटी मौजूद है, मगर इस पर गवर्नमेंट की भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे देखें हमारे पास जो लैंड है उस पर वाटर जो लेवल है, जो लैंड स्केप में जो वाटर पॉइंट नहीं है, जो पीछे वाले इलाके हैं वहाँ पर वाटर की नहीं है। अगर वो वाटर लेवलिंग हमारी अगर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अगर इस पर ज़्यादा दे, अगर पीछे वाले जो ज़मीन वाले जो ओनर्स हैं उनको पानी नहीं पहुँचता है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है वो सीड की कमी है यहाँ पर। अच्छा, सीड पे कोई रिसर्च नहीं हो रही है हमारे पास मुल्क में। हालांकि हमारे पास 2 राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, एक कालाशाह काकू पंजाब में बना हुआ है, दूसरा यहाँ पर डोकरी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे सुन में डेरकी की साइड बना हुआ है। अगर उनकी थोड़ा बहुत उनको सुझाव हम करें और सीड पे रिसर्च करें, अगर सीड पे रिसर्च करें, सीड बेहतर है। देखें दुनिया में इस टाइम पे 2-2 क्रॉप राइस के हो रहे हैं एवरी ईयर।
हम पाकिस्तान में अभी तक एक क्राप उठा रहे हैं। तो ये रिसर्च क्यों नहीं हो रही है? प्रायोरिटी नहीं है क्या गवर्नमेंट की? या बस इसमें समझें इदारों की सुस्ती समझें और गवर्नमेंट की अगर समझें, अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट ले। और दूसरी बात सबसे अभी जो मेरे को एक ख़तरनाक सूरत नज़र आ रही है वो हमारी जो GT रोड की ज़मीन है पंजाब की। देखें बासमती हमारा पंजाब सेक्टर में होता है, तो पूरी GT रोड आप देखेंगे लाहौर टू इस्लामाबाद GT रोड जो है वो अभी हाउसिंग और कमर्शियल वहाँ पर ज़मीन जो है अलाटमेंट हो रही है 1000 2000 एकड़ पे। अगर ये सूरत रही तो वो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो जो बासमती का जब क्रॉप है वहाँ पर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आइंदे जो 10-15 सालों में हम बिल्कुल बासमती से जो आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हम वो एक्सपोर्ट ही हमारी बैन नहीं हो जाए। एग्रीकल्चर अगर ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम इनका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हम हाउसिंग स्कीम में क्यों तब्दील कर रहे हैं। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एकड़ में लोग लगे उसको कमर्शियल कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक खतरनाक सूरत। और अपनी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये जो नेग्लिजेंस गवर्नमेंट की है ये इसको आपने डिस्कस किया, वहाँ हुक्काम बाला तक ये बात पहुँची, चाहे वो गुज़िश्ता कोई इलेक्टेड हुकूमत हो या इस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट हो, चूँकि आगे फिर एक इलेक्टेड सेटअप आना है, तो इसको आपने गवर्नमेंट के लेवल तक आप लोग लेकर गए? जी हमने तो देखें, हम जो अपना काम है गवर्नमेंट लेवल से मीटिंग करते हैं, उनको हर आगाही भी देते हैं कि भाई ये चीज़ें मुश्किलात आ रही हैं। पहले हमारा जो राइस था वो अगर देखें आप अफ़गानिस्तान और ईरान के ज़रिए वाया बॉर्डर के ज़रिए राइस जाता था, कोई इसकी डाटा नहीं आती थी, कोई कस्टम से रिपोर्ट नहीं आती थी। अगर हमारा कोई $1200 का आइटम है तो वो $200 के ज़रिए से वहाँ पर जो है बॉर्डर के ज़रिए जाता था। तो हमारा काम है गवर्नमेंट को आगाही देना। अभी माशाल्लाह इस गवर्नमेंट ने, इस चीफ ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है। वो बॉर्डर की सूरत भी माशाल्लाह अच्छी है, जो भी चीज़ जा रही है वो डिक्लेयर होकर जा रही है। यहाँ भी जो राइस जा रहा है वो माशाल्लाह MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई है, हर आइटम पे वो बाकायदा ऑफिशियली एक्सपोर्ट होकर जा रहा है। तो कोई भी इसमें मतलब कि कोई भी बंदा इसमें गेम नहीं खेल सकता इस चीज़ के हवाले से। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चेलाराम साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू रही और लोगों को ये समझ भी आया होगा कि ये हमारी जो चावल की एक्सपोर्ट है कितनी ज़रूरी है और इस वक्त एक तरह से रीढ़ की हड्डी की हैसियत हमारी इकॉनमी में रखती है और बड़ी इसमें कैपेसिटी भी है। तो गुफ्तगू आपने नाज़रीन सुनी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद कुछ बड़े अहम मौज़ूआत हैं, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से भी आपको आगे करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। आज भी 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और उसके बाद ये 60,900 की सतह पर आ चुका है और अब उम्मीद यही है कि कल ये 61,000 को भी क्रॉस कर जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी ये सूरत हाल देखी गई थी, 61,000 से ऊपर ये इंडेक्स गया था और फिर वापस आकर मुस्तहकम हुआ था। अभी भी 60,900 पर ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इस वक्त कितनी पॉजिटिविटी है, कफील अहमद इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मार्केट का अहवाल जानेंगे। कफील, बताइएगा आज पूरा दिन कारोबार किस तरह से रहा? 100 इंडेक्स अब बिल्कुल 61,000 की सतह के करीब पहुंच चुका है, कल उम्मीद है कि क्रॉस कर जाएगा, क्या कह रहे हैं इस वक्त ट्रेडर्स? देखिए बाकी स्टॉक मार्केट में भी आज जो है वो मस्बत रुझान है। अगर हम बात करें तकरीबन 500 पॉइंट का इजाफा हुआ मार्केट में और 60,940 पर जो है वो मार्केट ट्रेड हुई है। जो मार्केट माहिरीन से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक आज जो है वो ऑटो सेक्टर और फूड सेक्टर में जो है वो इसी खरीदारी जो है वो देखी जा रही है, जिसके बाइस मार्केट जो है वो इस लेवल तक गई है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो मार्केट माहिरीन ये भी कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत करेक्शन है इस लेवल पर जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि 61,000 कल ब्रेक हुआ था, जो है वो उबूर कर गई थी मार्केट और उसके बाद दोबारा जो है वो मार्केट में थोड़ी बहुत जो मंदी थी उसका रुझान देखा गया। तमाम मार्केट माहिरीन कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो करेक्शन है वो ड्यू है, जिसके बाइस हम देख सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत जो है वो मंदी देखी जा सकती है। जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है खासा पॉजिटिव है और आइंदा आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कहा जा रहा है कि जो डिस्काउंट रेट है उसमें कमी का इम्कान है। जबकि दूसरी जानब अगर हम बात करें जो दीगर सेक्टर्स हैं वो भी खासे अच्छे उनके नतीजे आए, तो मार्केट माहिरीन का यही कहना है कि ओवरऑल मार्केट में जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव है और आइंदा आने वाले दिनों में जो मार्केट है वो अच्छा मजीद बिहेव करेगी। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। गुज़िश्ता 5 माह की अगर हम स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देंगे तो 45% इसमें इजाफा हुआ है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अकील करीम रेड्डी साहब, मारूफ सनतकार बिजनेसमैन, हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे फिर इस पूरी सूरत हाल पर, स्टॉक मार्केट की इस उड़ान पर गुफ्तगू होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और स्टॉक मार्केट में तेजी से इस वक्त पाकिस्तानी मईशत भी ट्रैक पर आना शुरू हो गई है। अब ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे में पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में एक उम्मीद अफजा इजाफा भी देखा गया। इस पूरी सूरत हाल पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आकर अकील करीम रेड्डी साहब से बात करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं।
उस पॉजिटिविटी के ओवरऑल बड़े मुस्बत असरात इस वक्त मार्केट पर मुरतब हो रहे हैं और सरमायाकार बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त एक आम सरमायाकार बड़ा खुश है कि मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई पर जा रही है। ये बताइएगा कि ये सिलसिला हमने माजी में बहुत ही कम देखा है, कभी कभार हुआ, वो भी रिसेंट पास में तो हमें नजर ही नहीं आया। इसी तरह से ये कंटिन्यूटी जारी रहेगी या इसमें कहीं कोई रुकावट या कोई ऐसा कोई नेगेटिविटी तो इसमें आने वाली नहीं है आने वाले दिनों में? देखिए, मार्केट में एक तो पहली बात ये बता दूं कि स्टॉक एक्सचेंज जो कि काफी ज्यादा लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रही थी, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी न्यूज है जो बहुत अच्छी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इनफ्लो आना शुरू हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पैसे आने शुरू हो गए, माइनिंग सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट देखा गया, फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी वो सब्सिडी खत्म हो गई और सब्सिडी जो दी जा रही थी वो लिस्टेड कंपनी के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था और उनका बर्डन बढ़ रहा था, जैसे पीएसओ, जीडीसी, पीपीएल, सुई नॉर्दर्न, सुई साउदर्न। तो ये सर्कुलर डेट सारा इनके सर पे आके खड़ा हो गया था। सही। और उसके उनको पैसे मिल नहीं रहे थे जिसकी वजह से वो डिविडेंड नहीं दे रहे थे। तो वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएगी, सर्कुलर डेट कम करने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि आज आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यूएई गवर्नमेंट के साथ कुछ एमओयू साइन किए जो 20-25 बिलियन डॉलर जी अभी 2 रोज पहले ही दरमियान है। और उसमें जो ज्यादा इंटरेस्ट शो किया गया माइनिंग सेक्टर में, पोर्ट एंड शिपिंग के साथ, इसके अलावा डेयरी है, लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो ये सब जाहिर बात है कि इन्वेस्टमेंट जो हो रही है और जिस लेवल पे हो रही है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अबू धाबी, कुवैत, कतर, सऊदी अरब की तरफ से हम देखेंगे। साथ साथ रुपी जो काफी वीक हुआ था उसमें भी हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी आई है। रुपी पिछले दिनों काफी स्ट्रॉन्ग अभी तक चल रहा है। इसके साथ साथ और जो पॉजिटिव न्यूज है वो ये है कि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस अब कम हो गए। सेकेंडरी मार्केट में टी बिल जो कि 22-22.25% था रेट, उसका अब 21% के आसपास हो गया है। तो आने वाले दिनों में हम इन्फ्लेशन को भी कम होता हुआ देखेंगे, इंटरेस्ट रेट को भी कम होता हुआ देखेंगे। और ये जाहिर बात है कि फिर हमने रेमिटेंस बढ़ता हुआ देखा है पिछले दिनों। फिर हमने एक्सपोर्ट के नंबर भी अच्छे आए हैं, डेफिसिट के नंबर भी बेहतर हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो कि एक साथ हम काफी डिप्रेशन में थे लोग और काफी मायूसी फैली हुई थी और फिर ये सारी कॉन्फिडेंस की बातें हुई तो मार्केट ने उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया और 2.5-3 पे मार्केट ट्रेड कर रही थी। आज भी मार्केट 4.5-5 पे ट्रेड कर रही है। तो इससे तो अंदाजा यही हो रहा है कि मार्केट अभी भी काफी सस्ती है। अच्छा। और वैल्यू अभी भी है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट मिनिमम भी अगर 7-8 लेवल पी के नीचे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी बढ़ भी गए हैं, तो लोगों को उनमें एहतियात भी करने की जरूरत है। स्पेकुलेशन न करें और इन्वेस्टमेंट के लिए आज भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो वैल्यूएशन से काफी नीचे मिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज इस वक्त भी हम ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम खरीद सकते हैं। अकील साहब, ये SIFC के बाद जो पॉजिटिव इक़दाम उठाए गए हैं और उसके बाद जो एक मार्केट में मुस्बत रुझान आया, वो तो उससे ज़ाहिर है आप भी इत्तेफाक करते हैं, वो पूरी सूरत हाल नज़र आ रही है। अभी अगर मार्केट को मज़ीद बेहतर बनाना है और मईशत को मज़ीद मजबूत करना है तो अभी मज़ीद किन इक़दाम की ज़रूरत है? देखिए, SIFC के हवाले से मैं ये 100% आपको कहूँगा कि ये बहुत जबरदस्त स्टेप्स लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन की जरूरत थी। अब जाहिर बात है कि ये जो सारे MOU वगैरह साइन हो रहे हैं, अगर इनको हम सबको ये कह दें कि नहीं वो सब जाके अपने अपने सेक्टर से, ब्यूरोक्रेसी से बात करें, तो ये आपको पता है कि लोगों को मुश्किलात बहुत पेश आती हैं। SIFC एक ऐसा फोरम बनाया गया है जिसने लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल किया है और पिछले दिनों हमने बहुत सारे ग्रुप्स को देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उनकी साइनिंग हुई है,
माइनिंग के सेक्टर में भी बहुत सारे पाकिस्तानी रेकोडेक के अलावा भी बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं और बहुत लोगों ने एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये इतना जबरदस्त डिसीजन लिया गया है जिसकी तारीफ जितनी की जाए कम है, और इसको मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद भी SIFC को कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा। ताकि लोगों के हमने बहुत सारे इशू उनकी तरफ अपनी तरफ से रेस किए हैं और उसके 24 घंटे में हमने रिजल्ट भी देखे हैं। तो हम समझते हैं कि इसको आप लोग भी सपोर्ट करें, मीडिया भी सपोर्ट करे, बिजनेस कम्युनिटी। अच्छा अकील साहब, ये तो इस वक्त हम स्टॉक मार्केट का ये एक ऑल टाइम हाई देख रहे हैं। पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो ये 45% इसमें इजाफा हुआ है और हर एक सरमायाकार खुश है, लेकिन कुछ शेयर्स की कीमतें अभी भी सस्ती हैं। अब ये इसकी वजह क्या है, इनकी कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? देखिए, आपका पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस था नहीं, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेने के लिए बाहर जा रहे थे। सही। लेकिन जो पिछले दिनों जो इकदाम उठाए गए उससे कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हुआ है। आप ये देखें कि बीच में रुपी बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन थी, बीच में इंपोर्ट के एलसीआर नहीं खुल रही थी, अब एलसीज भी खुलना शुरू हो गई है। फिर आपको ये देखें कि स्मगलिंग वगैरह ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो ये बहुत बड़ा लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिला है। तो डिसीजन कोई एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इस मार्केट में परफॉर्मेंस आई है। पहले टायर एंड ट्यूब स्मगलिंग से आता था, चाय स्मगलिंग से आती थी, अब इंपोर्ट करनी पड़ रही है, उससे आपका कस्टम रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, उसके आपकी लोकल इंडस्ट्री को भी फायदा हो रहा है। पहले टाइम स्मगलिंग होती थी, पहले राइस स्मगलिंग से बाहर जाता था, अब वो एक्सपोर्ट की सूरत में जाएगा, उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट के नंबर बेहतर होंगे। तो उसमें भी कोई शक नहीं है कि जो चीज इंपोर्ट नहीं हो रही थी, स्मगलिंग से आ रही थी, तो इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, कस्टम रेवेन्यू भी आपको सपोर्ट करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें बेहतर बहुत हुई हैं और इसको इसी तरह अगर सपोर्ट करते रहे और इसी तरह हम चलते रहे तो इंशाल्लाह हमारी मुश्किलात बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। फिर IMF के पैकेज आपको मिल चुका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री दिन रात आप ये देखें कि लगी हुई है, हर चीज को वो मतलब देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि IMF का पैकेज भी अभी मिलने वाला है, इसके बाद भी जाहिर बात है कि हमें IMF में जाने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। लेकिन इससे पहले अगर कोई माइनिंग में हमें कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है या एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो फिर हो सकता है कि शायद हमें सेकंड लास्ट मतलब इलेक्शन के बाद तो पैकेज हमें लेना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि ये हमारा आखिरी पैकेज हो, इसके बाद हो सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट। तो आखिर साहब, ये तो एक बड़ी पॉजिटिव पिक्चर है जो ज़ाहिर है इस वक्त आप दिखा रहे हैं और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान तमाम फ़वाइद हासिल भी करेगा मईशत में बेहतरी के। लेकिन अभी आने वाले दौर में ये 2 महीने बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और जब वो दिन करीब आएंगे, जब वो एक सियासी माहौल मुल्क में बना हुआ होगा, उस वक्त वो मार्केट पर किस तरह से अपने असरात मुरतब करेगा? मार्केट इसी तरह से स्टेबल रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी पॉजिटिविटी के साथ, या वहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है और थोड़ी सी हम गिरावट देख सकते हैं इस इंडेक्स में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब आए और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अगर ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए और उसमें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है और उनके साथ मिल के लिए, उनके सपोर्ट से लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के आने के बाद भी ये जो इक़दाम लिए गए हैं उसको कंटिन्यू आगे लेके बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन अगर फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट पॉलिटिकल डिसीजन लेना शुरू कर देगी कि नहीं हमें सब्सिडी देनी है या इस तरह के कोई इक़दाम करेगी, तो ये फिर हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। हमारा मुल्क इस वक्त इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता और फिर आपके रुपये पे भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है, डेफिसिट बढ़ता है, रुपये पे प्रेशर आता है, टैक्स सर्विसिंग बढ़ती है, इन्फ्लेशन आता है, उसकी वजह से फिर आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। तो अभी हमें जरूरत है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जरूर डिसीजन ले, लेकिन ऐसे डिसीजन ले कि मुल्क में डेफिसिट बढ़ना नहीं चाहिए, डेफिसिट कम होना चाहिए, सब्सिडी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, पुअर को जरूर दें और इस तरह दें कि डायरेक्ट सब्सिडी उनको पहुंचे और वो उसका बेनिफिशियरी हो, ना कि
ठीक है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिल करीम रेड्डी साहब मारूफ बिजनेस में मौजूद थे और बता रहे थे कि मार्केट इस वक्त जो पॉजिटिव है, अगर आने वाली हुकूमत ने इन्हीं स्टेप्स को कंटिन्यू किया और पॉलिसीज़ की कंटिन्यूशन नजर आई तो ये मार्केट मजीद मुस्बत होगी और ओवरऑल इससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन उसके लिए एक हुकूमत की विल चाहिए और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेकर चीज़ों को आगे चल रही है और सरकारी स्कीम के तहत हज पॉलिसी 2024 के लिए दरखास्तों की वसूली भी इस वक्त जारी है और सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंक्स हैं जिसमें हज दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। अभी क्या पूरी सूरत हाल है इस बार और पिछले हज में और इस हज में कीमत में कितना फ़र्क होगा, और भी काफ़ी ऐसे सवालात हैं जो अनीक अहमद साहब वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, वापस आएंगे उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो इस बार हुज्जाज कराम को कौन कौन सी सहूलियात मिल रही हैं, हज पैकेज में गुज़िश्ता साल की निस्बत कितना फ़र्क है, तमाम सवालात अनीक अहमद साहब के सामने रखते हैं वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम हर साल ये देखते हैं कि हज महंगे से महंगा होता चला जाता है, हर गुजरते साल इसके पैकेज की कीमत बढ़ जाती है। इस बार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कितना फ़र्क है, कितनी कमी आई है, कैसे इस बार हज पिछली बार से मुख्तलिफ होगा, कीमत के एतबार से बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला मौका है कि निगरान हुकूमत ने आने वाले हज को पिछले हज से 1 लाख रुपए सस्ता किया है। यानी पिछले साल का जो पैकेज था वो था 11,75,000, हमने इस साल 10,75,000 कर दिया है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि 2024 का जो हज होगा इस साल का, इसमें कितने हुज्जाज कराम जा सकेंगे और इसमें कौन कौन सी सहूलियात आप उन हुज्जाज को दे रहे हैं? शॉर्ट टर्म हज का भी, शॉर्ट पैकेज का भी ऐलान किया गया है। जो हमें कोटा मिला है हुकूमत सऊदिया से वो है 1,79,210। 50% होता है, 50% सरकार के पास होता है, 50% प्राइवेट सेक्टर में होता है। तकरीबन 90,000 हमारे पास है और इंशाअल्लाह ताला ये जो 90,000 हाजी हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं शब व रोज़, इंशाअल्लाह 90,000 हुज्जाज तशरीफ़ ले जाएंगे और जो बेहतरीन सहूलतें हम उन्हें फ़राहम करने के लिए कोशा हैं उसमें वो नज़र आएंगी हज के दौरान, कि वो अकोमोडेशन हो, वो ट्रांसपोर्ट हो, वो कैटरिंग हो, वग़ैरह वग़ैरह तमाम चीज़ें। मशायर के जो 5 दिन हैं वहाँ यानी जो हज के 5 दिन वो भी हम बेहतरीन सहूलतें उन्हें फ़राहम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत सारे काम हमने और भी किए हैं जो मीडिया पे बार बार हम कहते रहते हैं। हम हर हाजी को एक मोबाइल सिम फ्री दे रहे हैं। अच्छा। विद 7 GB डाटा। मोबाइल ऐप होगा उसमें, उस ऐप के ज़रिए उन्हें गाइडलाइंस मिलती रहेंगी और बहुत सारे काम हैं उसमें। अबाया हर ख़ातून को दिया जाएगा। अच्छा। वो भी शामिल है हमारी कुछ नई चीज़ों में। वो होता ये था कि दुनिया भर से जो ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं हज करने के लिए, मसलन तुर्की से, ईरान से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, वो एक अबाया में होती हैं। उस अबाया पर हम एक यानी उस पर जो पाकिस्तान का जो परचम है, हम चाहते हैं कि वो अबाया हम अपनी पाकिस्तानी हुज्जाज ख़वातीन को दें ताकि एक डिसिप्लिन नज़र आए। ये हमारी ख्वाहिश है। एक 30 kg का जो सूट केस है वो हम दे रहे हैं हर हाजी को विद QR कोड। उस QR कोड में तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी, ना सामान गुम होगा ना हाजी गुम होगा। शॉर्ट हज का हमने ऐलान किया है 21-22 दिन में इंशाअल्लाह ताला वो हाजी जाकर आ जाएगा। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोई शॉर्ट हज मुतारिफ़ करवाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तय हो गया है। और जो स्पॉन्सर्ड हैं हाजी जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं और वो डॉलर्स में जो पेमेंट करेंगे वो कुरानदाजी में शामिल नहीं होंगे। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान से बाहर मौजूद जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बहनें हैं, कि वो एक काम ये करें कि ख़ुद भी जब हज के लिए जाएं तो वाया पाकिस्तान जाएं,
आप डॉलर्स में पेमेंट करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी और कौमी मईशत को कवी बनाने में उनका भी हाथ होगा। इन केस उनके वालिद वालदा या कोई रिश्तेदार जिसे वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, उनको भी वो बाहर से बैठकर स्पॉन्सर कर सकते हैं। साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त और इक़दामात हैं जो कि आपकी हुकूमत ने लिए, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। आपका पैगाम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी तक जा रहा है कि वो वाया पाकिस्तान हज पर जाएँ। ज़रा आम लोगों के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए ज़रा आप बता दीजिएगा आसान करके कि हज की जो शराइत हैं उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, और अगर कोई महरम के बगैर हज करने जाना चाहता है तो वो किस तरह से हज अदा कर सकता है, ताकि ज़रा आम लोगों की भी समझ में आ सके। नहीं, शराइत में कोई ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं है। हुकूमत सऊदिया ने ख़वातीन को बग़ैर महरम के हज की इजाज़त दी है। जो हुकूमत सऊदिया के क़वानीन होते हैं वो क़वानीन उनको मानना पड़ता है हमें, लेकिन हमने उसमें सिर्फ एक बात ये शामिल की है कि अगर वो ख़ातून अनमैरिड है तो वो अपने वालिदैन की जो इजाज़त नामा है, गार्जियन का इजाज़त नामा, वो बताएंगी, और अगर वो मैरिड हैं तो वो अपने शौहर का इजाज़त नामा वो हम साथ रखेंगे। अचानक साहब, अभी बड़े लोग ज़ाहिर है हज दरखास्तें जमा करवा रहे हैं और एक तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, ये 12 दिसंबर की तारीख है। अगर ये तारीख गुजर जाती है और कोई किसी भी वजह की बिना पर वो दरख्वास्त नहीं जमा करवा पाता, तो क्या फिर उस शख्स के पास मौका होगा कि ये तारीख में इजाफा किया जाएगा? अगर वो इंटेंट रखता हो, जाने की उसकी नीयत हो, और किसी वजह से वो ना ये दरख्वास्त जमा करवा सके, तो ऐसे लोगों के लिए फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, 12 दिसंबर है अभी तक तो और अभी ये क़ब्ल वक्त है ये सवाल। एप्लीकेशंस आ जाती हैं और एक्सेस में आ जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाएगी कि जिसमें हम तारीख़ में इजाफ़ा करें। 12 दिसंबर तक रुक जाइए, इंशाअल्लाह ताला फिर देख लेंगे, बना लेंगे पॉलिसी। सही। लेकिन साहब, अभी ये तारीख करीब आ रही है और अब अगर किसी ने पासपोर्ट बनने के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका भी पासपोर्ट बना नहीं है, लेकिन वो हज के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो क्या वो दरख्वास्त दे सकता है फिर बाद में उसका पासपोर्ट बन जाए और वो फिर कंटिन्यू करे? अगर उसने पासपोर्ट अप्लाई किया है और पासपोर्ट उसका नहीं बना है तो उस टोकन पर हम एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं। और हमने एक काम और किया है कि हमने अब तमाम एम्बेसीज़ को ये हिदायत जारी कर दी हैं वाया डीजी पासपोर्ट के वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो बैरून मुल्क रह रहे हैं, वहाँ मुकीम हैं और वो पाकिस्तान के ज़रिए हज पे जा रहे हैं, उनके पासपोर्ट को फ़ौरन जारी किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीक अहमद साहब वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा आसान करके उन्होंने इस वक्त ये पूरे हज प्रोसेस से मुताल्लिक, हज पॉलिसी और उसकी शराइत से मुताल्लिक गुफ्तगू की है, और उम्मीद है कि लोगों की समझ भी आ गई होगी ये बात कि किस तरह से वो 12 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। और जो शराइत हैं हज की उसमें बड़ी मामूली सी उसमें कुछ रद्दोबदल किया गया, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ख़ासतौर पर अनीक अहमद साहब ने ये गुजारिश की है कि अगर वो हज करना चाहते हैं डॉलर्स में पेमेंट करें ताकि पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत हो, और पाकिस्तान के ज़रिए हज पर जाने से पाकिस्तान की मईशत में भी वो एक अपना कलीदी किरदार इस वक्त अदा कर सकते हैं। तो उनकी तरफ इस वक्त अनीक अहमद साहब देख रहे हैं और अब देखते हैं कि कितने पाकिस्तानी पाकिस्तान के ज़रिए हज करने जाते हैं जो कि इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।